मैं बात सुन रहा हूँ इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद में लश्करी माहौल है, मौसम भी बड़ा शानदार है, लेकिन पुरअसरारियत उससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ पनप रहा है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी हवाले से भी और मुल्की हवाले से भी। लेकिन आज जो सूरत हाल पर बात हम करने जा रहे हैं उसमें इस्लामाबाद के पड़ोस में ही पेशावर से एक ललकार आई है इस्लामाबाद के ऊपर एक और हमले की। माजी में इस्लामाबाद पर हमले होते रहे, एक और हमला और वो भी जो है वो सरकारी तौर पर इस्लामाबाद पर करने और इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की धमकी दी गई है। तो क्या इस्लामाबाद हमला करने, कब्ज़ा करने और फिर इस्लामाबाद के ही पड़ोस में जो अडयाला जेल है उससे कैदी को छुड़वा कर ले जाने की इजाज़त देगा, या इस्लामाबाद और उसका एक और पड़ोसी शहर जो है वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो किसी और तरह से हैंडल करेगा, टैकल करेगा। तो ये मामला। और दूसरा, कल हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कराची में खिताब किया था सिंध बार एसोसिएशन से और वहाँ पर उन्होंने एक दावा किया था कि जब से वो चीफ जस्टिस बने तब से किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो रही अदलिया में, या मुदाखलत नहीं हो रही। चलें किसी किस्म से हम ज़रा वापस आ जाते हैं, किस किस किस्म की हो रही है मुदाखलत, इस पर भी आपके साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन आवाज़ सोहेल उड़ाइद साहब के उस आर्टिकल से जिसको कल जंग ने हटा दिया था। कल रूटीन में जिस तरह ही अखबार अपलोड होता है वेबसाइट पर, तो मेरी आदत है कि मैं जंग से आगाज़ करता हूँ और फिर जंग में जो आर्टिकल्स होते हैं और जो पढ़ने वाले होते हैं, मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल या जो अताउल कासमी साहब जैसे लोग, यासिर पीरज़ादा साहब जैसे लोग जो समाजी इशूज़ पर लिखते हैं अपने अंदाज में, उनको पढ़ा जाता है। फिर सोहेल उड़ाइद साहब, वजाहत मसूद साहब, इनके आर्टिकल, बिलाल गौरी। तो ये मेरी एक आदत है कि रूटीन से और साल से मैं इसी तरह तमाम अखबारात के आर्टिकल्स कोशिश करता हूँ कि पढूँ। तो सोहेल उड़ाइद साहब का आर्टिकल मैंने पढ़ा, मुझे मतलब खाकी शेर, लोमड़ी, बारासिंगा और फिर लोमड़ी और बारासिंगा, इनमें से एक आध साल में एक नहीं होगा या आइंदा कुछ अरसे में एक नहीं होगा। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा सियासी उसको ले रहा था, लेकिन जब पता चला कि जनाब वो आर्टिकल हटा दिया गया है, जो पब्लिश हो गया, अखबार में प्रिंट हो गया, लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर था वो हटा दिया गया वहाँ से, तो मैं हैरान हुआ कि वो हटा दिया गया कैसे, उसकी जगह रखा क्या। तो फिर जब मैंने वापस गया अपना वेबसाइट पर अखबार की, तो मैंने देखा कि हमारे दोस्त और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं पंजाब के फैसल मीर साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था आसफा भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया था, उनके अपना बिला मुकाबला मुंतखब होने और उसके बाद तरह तरह की बातें बनाने के मामले पर। तो वो आर्टिकल जो है वो उस जगह छाप दिया गया जहाँ सोहेल उड़ाइद साहब का आर्टिकल था, और फिर जो अपनी जगह मौजूद था, यानी एक ही एडिटोरियल पेज के ऊपर फैसल मीर साहब के 2 आर्टिकल छपे हुए थे। तो फैसल मीर की तो होगी मुझे, फैसल मीर मेरा ख्याल है इस तरह रेगुलर नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने लिखा तो भाई मतलब पढ़ने वाले जिन्होंने बाद में सोहेल उड़ाइद का आर्टिकल वहाँ से हटाए जाने के बाद जब आर्टिकल देखा होगा तो हैरान हुए होंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पर भी फैसल मीर, यहाँ पर भी फैसल मीर। जंग अखबार इस जगह कुछ और छाप सकता था, यानी किसी का भी पुराना पड़ा हुआ आर्टिकल या अगले शुमारे के लिए जो किसी ने लिखा होगा वो वहाँ रख सकता था, लेकिन नहीं। जंग ने ये एक एहतजाज किया, सेंसरशिप दिखाई कि जी सेंसरशिप चेक करें, इशारे की नईयों में बात हो रही है तब भी हमें सेंसर किया जा रहा है। एक वो वक्त था पुराना जब सोहेल उड़ाइद साहब ने ये कंपनी नहीं चलेगी किताब लिखा था, तो कंपनी किताब जो उठवा ली गई थी मार्केट से, तो अब ज़ाहिर है एक और तरह का सेंसरशिप है। लेकिन बहरहाल मुझे वो दौर याद आ गया कि जब हमारे जो उस्ताद हमें बताया करते हैं कि ज़ियाउल-हक के दौर में अगर ये ख़बर भी अखबार छापते थे कि जी एक्सीडेंट हो गया इंडस हाईवे पर या सुपर हाईवे पर और उसमें इतनी जाने चली गई, और वो अखबार जब सेंसरशिप के लिए जाता था अपना डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, या जो भी सेंसरशिप के लिए मार्शल रिजीम ने बंदा मुकर्रर किया होता था हर डिवीजन में जहाँ से अखबार छपते थे, तो वो वाले अखबार एक्सीडेंट की भी उठाकर जो है वो उससे हटा देता था, क्योंकि पेस्टिंग होती थी तो वो हटा देता था, और वो कहता था कि जी इससे भी रिजीम के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पैदा होगी। तो फिर करते ये थे
جو اچھے مدیر تھے, اچھے ایڈیٹر تھے, جو صحافی تھے, وہ کرتے تھے وہ جو اسپیس ہے اس کو ایسے ہی جانے دیتے تھے. پھر وہ اسپیس جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی تھی, کالی اسپیس, بلیک, اس میں وہ چلا جاتا تھا. پھر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سینسرشپ ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور خبر چھاپ دیتے تو لوگوں کو یہ نہ پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ سینسرشپ ہے. تو بہرحال سہیل ولایت صاحب نے کس کی طرف اشارے دیے, کیا کہا کیا نہیں کہا الگ بات, لیکن جنگ نے بتا دیا کہ جی ہم سینسرشپ کا شکار ہیں, لہذا مجبور ہیں کہ وہ جو آرٹیکل ہم نے چھاپا تھا وہ ہٹا دیں اور اس کی جگہ ایک اور آرٹیکل جو پہلے ہی چھپا ہوا ہے اس کو ڈبل چھاپ دیں. بہرحال ایک یہ ایشو. اچھا, اب جو حملے والی بات ہے میں اس پر آتا ہوں, کیونکہ رات ہم نے سفر کیا اور اسلام آباد پہنچے تھے لیٹ نائٹ اور کافی ساری چیزیں نہیں دیکھ سکے تھے. تو کچھ یار دوست بتا رہے تھے کہ جی یہ دھمکی آئی ہے پشاور سے کہ جب اسلام آباد پر حملہ کریں گے اور حکومت گرا دیں گے اور عمران خان کو چھڑا کر لے جائیں گے. اب چھڑا کر لے جانے کا مطلب جو انداز میں, جس انداز میں تقریر ہوئی ہے, جس انداز میں بات ہوئی ہے, اس سے یہ لیا جا رہا ہے کہ جب لشکر لے کر آئیں گے, اڈیالہ جیل کو توڑیں گے اور ہم اپنے قائد کو لے کر پشاور چلے جائیں گے. پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی, وہ ہمارے حوالے کی جائیں, وہ پشاور کے حوالے کریں, ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے. تو بہرحال یہ تقریر کسی اور کی نہیں ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ریسنٹلی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. گنڈا پور صاحب پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب جی ایچ کیو بھی جاتے ہیں, آدھی رات کو ملاقات بھی کرتے ہیں, اپنے جی ایچ کیو کہہ رہا ہوں کور کمانڈر پشاور ہاؤس, وہاں پر بھی جاتے ہیں. اور وہ پھر جو اپیکس کمیٹی ہے جو چاروں صوبوں میں بنی ہوئی ہے اس میں وہ فوجی حکام کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہیں, اجلاس بھی کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جب عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر ایک بھڑک مار لیتے ہیں, ایک للکارا مارتے ہیں. تو انہوں نے جو للکارا مارا ہے وہ بے شک عمران خان کی روح کو راضی کرنے کے لیے ہو, عمران خان صاحب کو یہ اعتماد دینے کے لیے ہو کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن بڑی خطرناک چیز ہے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کے ادارے اور پی ڈی ایم اور تمام ادارے سن لیں کہ آپ کا باپ بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا. پولیٹیکلی ٹھیک ہے یار, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا, لب و لہجے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن یہ سیاسی طور پر ٹھیک ہے بھائی. جب عوام اگر عمران خان کو مائنس کرنے پہ آئیں گے تو منٹ لگیں گے, لیکن اگر طاقت کے ذریعے مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید نہ کیا جا سکے. اور عمران خان مولانا مارے تو مولا نہیں مردا, تو عمران خان خود کو خود مائنس کرنے کے لیے کافی ہے, تو کوئی اور ان کو کیا مائنس کرے گا. لیکن اگلی بات انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے, یہ بات تھی 25 مئی کی کہ جب اسلحہ لے کر آئیں گے, اور ان کی ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ اسلحہ اکٹھا کریں, یہ کریں. تو اس کے بعد ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا اور پھر وہ ہو گئے تھے روپوش 2022 میں, اور پھر کبھی اسلحے کے ساتھ پنجاب میں پولیس والوں کے ساتھ لڑتے نظر آئے, کبھی کہیں کبھی کہیں. لیکن بہرحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے وقت سے میں روپوش تھا, لیکن اب ہم اپنا حق چاہتے ہیں, ہمیں ہمارا حق دے. حق کیا ہے؟ عمران خان کو رہا کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو رہا نہیں کیا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے, اور اب بھی کہتا ہوں کہ ہم آئیں گے, اسلام آباد پر قبضہ کریں گے, حکومت گرائیں گے اور عمران خان کو لے کر جائیں گے. اب اس میں عدالت کا ذکر نہیں ہے, اس میں حکومت گرا کر اپنی حکومت بنا کر اپنے قائد کے مقدمات واپس لینے کا ذکر نہیں ہے, کہ اس میں سیدھی سیدھی دھمکی ہے اسلام آباد کو, جہاں میں کھڑا ہوا ہوں, وفاق کو اور پاکستان کو, کہ جناب ہم ایک الگ شناخت کے طور پر پھر آئیں گے, پھر آ کر ہم اسلام آباد پر قابض ہو جائیں گے. قبضہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام آباد ہمارا شہر ہے, میں آ گیا ہوں لاہور سے, لاہور ہمارا شہر ہے, میں آ گیا ہوں سندھ سے, وہاں پہ میں رہ رہا ہوں, آپ آئیں, آپ بستے ہیں یہاں پر. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آ کر اسلام آباد پر قبضہ کروں گا. تو جو قبضہ کرنے کی بات ہے, قبضہ جو ہے دشمن آ کر کرتا ہے. میسج بڑا خطرناک ہے, اور یہ میسج انہوں نے پہلے بھی دیا ہے, اور یہ وہ تربیت ہے. کہہ رہے تھے کہ جی مجھے میرا منہ نہ کھلوائیں, عمران خان نے میری تربیت کی ہوئی ہے, ورنہ مجھے پتا ہے کہ 9 مئی کیسے ہوا, کیونکہ کہتے ہیں کہ میں تو 9 مئی سے پہلے روپوش ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. تو عمران خان کی تربیت ہے, اس وجہ سے میں چپ ہوں. تو یہ بھی عمران خان کی تربیت ہے نا, کہ آپ ملاقات کے بعد اپنے ملک کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ آ کر قبضہ کریں گے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا جس نے 9 مئی کروایا تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, عدالتی قتل, اب تو عدالت نے کہہ دیا. بے نظیر بھٹو شہید کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا بم دھماکے میں. نواز شریف کو 2 بار گرفتار, 2 بار جلاوطن کیا گیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ کر اسلام آباد پر قبضہ کریں گے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟
इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये वो माइंड सेट है कि अगर इमरान खान जेल में हो तो फिर हम आकर जेलें तोड़ेंगे, फिर हम जेल तोड़कर इमरान खान को रिहा करवा के ले जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, मुर्दा भुट्टो जब काबुल में थे जलावतन, उन्होंने पैगाम भेजा था अपने कज़न के ज़रिए कि जी मैंने बंदोबस्त कर लिया, आपको जेल तोड़कर हम निकल जाएंगे। तो भुट्टो साहब ने जो बाप की तंबीह होती है सख्ती के साथ, और सख्त पैगाम भेजा था मुर्दा भुट्टो शहीद को कि ख़बरदार ऐसी हमखाना हरकत नहीं करनी। और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना, मैंने यही मरना है, यही दफन होना है और कहीं भागना नहीं है। ना हमने अपनी रियासत के खिलाफ कोई इस तरह की बगावत पर लोगों को उकसाना है, आमादा करना है। ये क्या हो रहा है? एक सूबे के वजीर आला जिन्होंने आइन का हलफ उठाया हुआ है, वो ये तड़ी लगा रहे हैं, वो ये धमकी लगा रहे हैं, यानी वो आइन की हलफ उठाकर आइन की पासदारी करने को तैयार नहीं है। एक शख्स के लिए वो आइन तोड़ने को भी तैयार है, क्योंकि सूबे के वजीर आला को ये आइन इजाज़त नहीं देता कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करे और इस्लामाबाद के ऊपर हमला करे। तो ये एक और बगावत की तैयारी हो रही है। बहरहाल अब इसको देखने वाले देखेंगे और लोग भी देख रहे हैं कि ये क्या जो कह रहे थे ना कि हमने 9 मई नहीं किया, तो ये तकरीर क्या है? यही तकरीरें थी ना 9 मई की मौजूद, जिसकी वजह से 9 मई हुआ था। इसी वजह से लोगों को उस तरफ राग़िब किया गया। अच्छा, ये अब हमारे चीफ जस्टिस साहब कल कराची में थे और उन्होंने वहाँ पर अच्छी खासी तगड़ी सा बातें भी की और उन्होंने बार एसोसिएशन से खिताब किया। तो वहाँ पर सिंध बार काउंसिल, बल्कि वहाँ पर एसोसिएशन और काउंसिल में मैं फ़र्क कर जाता हूँ, सिंध बार काउंसिल को, तो वहाँ पर उन्होंने बाकी काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उन्होंने एक बात की कि जी जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ तो मुदाखलत नहीं हो रही अदलिया में, बिल्कुल नहीं हो रही होगी, चीफ जस्टिस साहब के तक नहीं हो रही होगी। मुदाखलत कहाँ से अदलिया में होती है, ये असल सवाल है। मुदाखलत सिर्फ वो नहीं है कि ISI के लोग आकर कहें कि जनाब ये हमारे हक़ में फ़ैसला दे दें। मुदाखलत ये नहीं है सिर्फ कि आपको हुकूमत कहे कि ये हमारे मुखालिफ को आपने उसकी ज़मानत नहीं होने देनी या उसको आपने हर सूरत ये वाला उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना, ये मुदाखलत नहीं है। ये सिर्फ ये मुदाखलत नहीं, और भी मुदाखलत है, मुदाखलतों की और कई इक़साम होती हैं। आज भी जब एक शख्स जेल में बैठकर चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहे कि ये चीफ जस्टिस मिला हुआ है, ये चीफ जस्टिस लंदन प्लान का हिस्सा है, ये चीफ जस्टिस मुझे जो मारना चाहते हैं उनके साथ है, या अदलिया जो है वो जजेस ISI लगवाती है, तो ये भी एक मुदाखलत है। अगर जलसों में अदलिया को प्रेशराइज किया जाए, अगर एक सूबे का वजीर आला खड़ा होकर एक तड़ी लगाए कि इमरान खान को आज़ाद करो, उसके मुकदमात ख़त्म करो वरना हम हमला करेंगे, तो जो रियासत के ऊपर हमला करने की धमकी दे सकते हैं, तो फिर जज साहिबान उनके प्रेशर में क्यों नहीं आएंगे? तो लिहाजा मुदाखलत को सिर्फ उन 6 जज साहिबान के ख़त के उसमें पैमाने के ऊपर तो नहीं देखा जा सकता ना, वो बिल्कुल होगी। जज साहिबान कह रहे हैं लोग अप्रोच कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो उन्होंने फुल कोर्ट बुलाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि आइंदा कोई मुदाखलत करेगा तो हम उसको सुनाएंगे कि तेरी ऐसी की तैसी, क्योंकि हमें आकर जो है वो डिक्टेट कर रहा है या हमें प्रेशराइज कर रहा है, दबाव मिला रहा है, तो उसको हम ये कह देंगे, जो बहुत अच्छा। और ये तजावीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देने का फैसला किया है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को ये तजावीज़ भेज देंगे। लेकिन दूसरी तरह की जो मुदाखलत है उसका क्या किया जाएगा? अदलिया को सिक्योर कैसे किया जाएगा? कैसे जो लोअर कोर्ट के जज साहिबान हैं उनकी तस्वीरें जिन्होंने अपना सोशल मीडिया पर वायरल की हुई है उनसे हिसाब लिया जाएगा? उनको कैसे पकड़ा जाएगा? ये असल दबाव तो ये असल प्रेशर तो ये है, वो छोटा प्रेशर होता है ISI का, फौज का, एजेंसियों का, वो एक इदारे की हद तक होता है। लेकिन अगर आप मुआशरती समाजी तौर पर अगर आप लोगों को अपना जजों को डरा दें, धमकाएं और जजों को ये खौफ और ख़तरा हो कि मेरे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ फितरों से महफूज नहीं होंगे, मेरी बेगम अगर अपना शॉपिंग पर जाएगी, घर का अपना सामान लेने जाएगी, या मेरे बच्चे, मेरे भाई निकलेंगे बाहर, तो लोग उनके ऊपर हूट करेंगे, शाउट करेंगे या उनके रास्ते रोकेंगे, तो ये प्रेशर उस प्रेशर से कहीं ज़्यादा है। या ये कि जी मुझे कहीं बुलाया नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ एक तरफा प्रेशर नहीं है। चीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि काजी फायद साहब को ये कहे कि जी ये फैसला इस तरह कर लो, मेरा नहीं ख्याल, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ मामला उनकी अदालत का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स तक तो बहुत कम लोग जाकर उनको अप्रोच करते हैं ना, लेकिन जो नीचे तक मुदाखलतें हो रही हैं, नीचे तक दबाव डाला जा रहा है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए।
اسلام آباد میں موسم بہت اچھا ہے. اب ہم جائیں گے موسم کو کہیں نہ کہیں کسی یاروں دوستوں کے ساتھ گپے لگائیں گے, چائے پئیں گے, کافی پئیں گے. ابھی جب میں بات کر رہا تھا کوئل بول رہی تھی, بڑا خوبصورت آواز کوئل کی آ رہی تھی. تو آپ بھی ولاگ سنیں اور اگلے ولاگ کی ہم تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.